नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की और बुध पारागमन की। इसके अलावा चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान की। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तकनीक के क्षेत्र में भारत को और भी मजबूत बनाने पर जोर। सूर्य पर बिंदु की तरह नजर आया बुध ग्रह। दुनिया भर में देखा गया अद्भुत खगोलीय नजारा। उज्जैन स्थित वेधशाला में संस्कृति और विज्ञान का संगम। पुरानी तकनीक से लगाया जाता है समय का पता। और खोज खबर में चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते कदम और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान। और अब खबरें विस्तार से। 11 मई यही वो दिन है जब भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के उपलक्ष्य में ही हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देश को तकनीकी रूप से और भी मजबूत बनाने के लिए इस बार भी देश के सभी विज्ञान, तकनीकी और शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ग्यारह मई 1998 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इस मिशन का नाम शक्ति रखा गया था। इसके बाद भारत परमाणु ताकत से लैस चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया था। इसके अगले साल मई महीने में ही भारत ने 2 नए अहम मुकाम हासिल किए। 14 मई 1999 को भारत में निर्मित हंसा 3 विमान ने बेंगलुरु से पहली बार उड़ान भरी। सालों के कड़े परीक्षण के बाद इसी महीने में त्रिशूल मिसाइल भारतीय सेना और वायुसेना का हिस्सा बन गया। 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षणों ने निश्चित रूप से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न चुनिंदा देशों की फहरिस्त का अहम सदस्य बना दिया था। इसके बाद से ही 11 मई को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश भर में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में तकनीकी विकास बोर्ड ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में खास समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने की। Recognizing science and technology as a key element of economic development, we have always laid a strong focus on research and technology development. India is gradually inching towards becoming one of the leading countries in the field of scientific research. It is enviably placed among the top 5 nations in the world, particularly in the field of exploration. On this occasion, I compliment the dedicated scientists and technologists of our nation. It is their untiring efforts and missionary zeal that has paved the way for India's emergence as a technology power. राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की जमकर प्रशंसा की और देश के युवाओं से आह्वान किया कि वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए नए वैज्ञानिक तरीके इजाद करें। खगोल प्रेमियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी 9 मई का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इसी दिन उन्हें बुध पारागमन का अद्भुत खगोलीय नजारा देखने को मिला। दुनिया में कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो भारत समेत पूरे विश्व में बुध पारागमन देखा गया। गौरतलब है कि ये सदी का सबसे लंबा बुध पारागमन था, जिसमें बुध ग्रह सूर्य के सामने से होकर गुजरा। इसके बाद ये खगोलीय घटना 2019 और 2032 में देखने को मिलेगी।
दुनिया भर के लोगों के लिए 9 मई का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इसी दिन लोगों ने सूर्य के सामने से बुध ग्रह के गुजरने की दुर्लभ घटना को देखा। पारगमन की इस प्रक्रिया में बुध ग्रह धरती और सूर्य के बीच में था और सूर्य के सामने से गुजरते हुए एक छोटे बिंदु की तरह नजर आ रहा था। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए विज्ञान प्रसार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें उन्हें प्रोजेक्टर और टेलीस्कोप के माध्यम से बुध पारगमन दिखाया गया और इसके बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। आज यहाँ पे हम लोग मरकरी ट्रांजिट देखने आए थे। आज हमें ये बताया गया है कि सन, अर्थ और मरकरी तीनों एक लाइन में थे, इसलिए हम मरकरी सन के नज़दीक देख पा रहे थे। उसके ऊपर हमें एक स्पॉट दिख रहा था जो हमें प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया गया, तो उससे हमें बहुत सारा पता चला, एक्सप्लोरिंग हुई, एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम ट्रांजिट देखते रहे। प्रोजेक्टर में इसलिए दिखाया जाता है कि वो लोग सन इतना बड़ा है कि उसे हम लोग देख नहीं सकते अपने आई से, और वो उसके अल्ट्रा वायलेट रेस, जिसको हम लोग यूवी रेस भी बोलते हैं, वो हमारे आँख को हार्म नहीं करे, इसलिए हमें प्रोजेक्टर में भी दिखाया जाता है। जब प्रोजेक्टर में देखा कि सन के नज़दीक में एक छोटा डॉट दिख रहा था, वो मरकरी था, और हमें बहुत ज्ञान भी मिला। और जो बुक्स में जो पिक्चर्स दिखते हैं उससे तो हमने ओरिजिनल देखा। भारतीय समय के अनुसार पारगमन की ये प्रक्रिया शाम 4:42 से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलती रही। जानकारों के मुताबिक अगली बार ये दुर्लभ खगोलीय घटना 2019 में और फिर 2032 में होगी, लेकिन 2019 में ये भारत में नहीं दिखेगी। बुध का पारगमन पूरे पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में देखा गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्वी एशियाई देशों और अंटार्कटिक में नहीं देखा जा सका। बुध के पारगमन की ये घटना करीब 7.5 घंटे चली। इस सदी में बुध का ये सबसे लंबे समय तक पारगमन था। इससे पहले इतना लंबा पारगमन मई 1970 में देखा गया था और अगला ट्रांजिट मई 2092 में देखा जाएगा। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीबी ग्रह है और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। हर 116वें दिन ये सूर्य और धरती के बीच आता है, लेकिन धरती की तुलना में बुध अपनी धुरी पर सूर्य की ओर ज्यादा झुका होता है, लिहाजा ये सूर्य के ऊपर से गुजर जाता है और धरती से इसे देखना मुमकिन नहीं हो पाता। ट्रांजिट की प्रक्रिया में धरती, बुध और सूर्य का एक सीध में होना जरूरी है। साफ है कि जब बुध ग्रह धरती और सूर्य के बीच सीधी रेखा में आता है तभी ट्रांजिट होता है। खगोल शास्त्री इस प्रक्रिया को इंफीरियर कंजंक्शन कहते हैं। समय और दिन के बारे में जानने के लिए आज भले ही हम कैलेंडर और घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उस वक्त तारों और ग्रहों की स्थिति द्वारा समय और दिन की स्थिति का पता लगाया जाता था। आज भी हमारे देश में ऐसी प्राचीन वेधशालाएं मौजूद हैं जिनके द्वारा पुरानी विधियों और तकनीकों से समय का अनुमान लगाया जाता है। तो आज आपको चलिए लेकर चलते हैं उज्जैन और दिखाते हैं आपको यहाँ की प्राचीन वेधशाला। इन दिनों उज्जैन में चल रहे कुंभ मेले का धार्मिक महत्व है, इसलिए इसमें हिस्सा लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं। लेकिन उज्जैन से जुड़ी एक प्राचीन धरोहर और भी है जो इसे संस्कृति के साथ साथ विज्ञान से जोड़ती है। वो ऐतिहासिक धरोहर है सदियों पहले यहाँ स्थापित की गई वेधशाला, जिसे यंत्र महल और जंतर मंतर के रूप में पहचाना जाता है। खगोल विज्ञान के केंद्र के रूप में प्राचीन समय से प्रसिद्ध ये वेधशाला आज भी अध्ययन का केंद्र है। कहा जाता है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को खगोल विज्ञान में काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने 1719 में इस वेधशाला का निर्माण कराया।
इस वेधशाला में लगाई गई सूर्य घड़ी से प्राप्त स्थानीय समय को यहाँ पर मौजूद एक सारणी से स्टैंडर्ड समय में बदल लिया जाता है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार उज्जैन को पृथ्वी के मध्य में माना जाता था। सूर्य से ठीक नीचे की स्थिति उज्जैन के अलावा विश्व के किसी अन्य नगर की नहीं है, इसलिए ये शहर खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वेधशाला में विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, भित्ति यंत्र, दिगंश यंत्र एवं शंकु यंत्र सभी मौजूद हैं। सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र और भित्ति यंत्र के द्वारा स्थानीय समय जैसे घंटे और मिनट की जानकारी मिलती है और साथ ही इनके द्वारा ग्रहों व तारों की स्थिति का पता लगाया जाता है। प्राचीन समय के 5 यंत्र यहाँ स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा यंत्र सम्राट घड़ी या इसको धूप घड़ी भी बोलते हैं। इससे समय का मापन होता है। नाड़ी वाले यंत्र के 2 भाग हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इससे इस यंत्र के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति को देख सकते हैं। अगला यंत्र है जिसको हम भित्ति यंत्र बोलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग पर 0 से 90 अंश तक की पैमाने बने हुए हैं। इसके माध्यम से हम सूर्य या किसी भी प्लेनेट्स को जो विषुवत रेखा से कितना उत्तर या कितना दक्षिण में है वो स्थिति ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार दिगंश यंत्र के बीच में गोल चबूतरे पर लगे लोहे के छड़ में तुरीय यंत्र लगाने पर ग्रह नक्षत्रों के क्षितिज से ऊंचाई और कोणात्मक दूरी का पता लगाया जाता है। वेधशाला के मध्य में एक शंकु लगा हुआ है जिसकी छाया से 7 रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी रेखाएं 12 राशियों को प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं से साल के बड़े, छोटे और बराबर समय वाले दिन का पता चलता है। दिगंश यंत्र के माध्यम से हम किसी भी प्लेनेट्स की उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की स्थिति पता करते हैं। इससे किसी भी ग्रह नक्षत्र की एग्जैक्ट स्थिति पता लग जाती है कि वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ पर है। शंकु यंत्र में 7 रेखाएं हैं। इसके माध्यम से सूर्य की विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और 12 राशियों की जो स्थिति है वो स्थिति हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान खोज को समझने के लिए इस वेधशाला में तारामंडल की भी स्थापना की गई है। इसके साथ ही यहाँ मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक बड़ा टेलीस्कोप भी लगाया गया है। ये बात और है कि उपग्रहों और कंप्यूटर के द्वारा आज खगोल विज्ञान के आधुनिक ज्ञान को पाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन प्राचीन वेधशालाओं से हमें खगोल विज्ञान के प्राचीन महत्व की जानकारी मिलती है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर 1284 नए ग्रहों की खोज की है। नए ग्रह नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप की खोज हैं, जो धरती सरीखे वैसे ग्रहों को तलाश रहा है जहां जिंदगी की संभावना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि नए खोजे गए ग्रहों में करीब 550 में धरती की तरह चट्टान हो सकते हैं, जबकि 9 ग्रह एक ऐसे तारे से निकट हैं जो पानी पहुंचाने के लिए सही तापमान बनाए रख सकता है। नई खोजों के साथ उन ग्रहों की संख्या 21 तक पहुंच गई है जहां जिंदगी की संभावना हो सकती है। सूखे की हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो सूखे से निपटने के लिए कारगर राष्ट्रीय योजना तैयार करे। इस योजना में आपदा से निपटने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा। Though it required the central government to set up a disaster relief force, that has also not been set up for drought
and though it required the preparation of a disaster management plan for drought as well, even that plan has not been made by the central government, and it has directed the central government to do all these things. कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वो वैज्ञानिक आधार पर सूखे की स्थिति को घोषित करने के लिए समय सीमा तय करे। ताजमहल का काला पड़ते जाना अभी तक एक गंभीर समस्या थी, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई है। जानकारों के मुताबिक ताजमहल गोल्डी क्रीनोमस नाम के खास किस्म के पतंगों के हमले का शिकार हो रहा है। ये पतंगे प्रदूषित यमुना नदी में पैदा होते हैं। ये पतंगे संगमरमर पर जहां भी बैठते हैं वहां हरे रंग का क्लोरोफिल छोड़ देते हैं। इनसे ताजमहल पर हरे धब्बे बनते जा रहे हैं। हालांकि इन धब्बों की सफाई की जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस समस्या का स्थायी उपाय प्रदूषण स्तर को कम करना ही हो सकता है। ऊर्जा बचत के मकसद से श्रीराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु के छात्रों ने एक ऐसी कार बनाई है जिसे चलने के लिए ना तो बैटरी चाहिए और ना ही बिजली। The kind of awareness we need is to show that with the help of sun energy we can run a vehicle. It's a renewable sources, so non-renewable sources is getting exhausted. So we need to show that due to the sun power we can run the vehicle, and right now at the current stage the non-renewable sources costs are high. It's getting day by day high. So by using this kind of solar cell we can prevent. ये कार पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। कार में सोलर पैनल लगाए गए हैं जो बैटरी को चार्ज कर बिजली पैदा करते हैं। उम्मीद है कि इस कार के इस्तेमाल से जैविक ऊर्जा की खपत में कमी आएगी और प्रदूषण भी कम होगा। मई को भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत की उन सभी उपलब्धियों को याद किया गया जो पिछले कई सालों में हासिल की गई हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया अपना जीपीएस सिस्टम नाविक हो या फिर मंगलयान। आज भारतीय शोध और प्रौद्योगिकी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अपनी आधुनिक प्रौद्योगिकी के दम पर आज भारत ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की और विश्व स्तर पर इसकी पहचान की। भारत में तकनीकी के क्षेत्र में मई का महीना काफी अहम है। 11 मई देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है तो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या दवाई का निर्माण, डिजिटलाइजेशन हो या मजबूत अंतरिक्ष विज्ञान तकनीकी, भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में दुनिया भर में एक अहम स्थान हासिल किया है। शोध के क्षेत्र में भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में शुमार है, जबकि अंतरिक्ष में शोध के मामले में दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल है। हाल में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जो अहम मुकाम हासिल किए हैं वो हैं मिशन मार्स, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम और एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की स्थापना। 2008 के चंद्रयान और मंगलयान मिशन को 2014 में 25 सर्वश्रेष्ठ अनुसंधानों में शामिल किया गया। इससे साबित होता है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। हाल में नेचर पत्रिका के एक सर्वे में सामने आया है कि विशाल आबादी और तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों में काफी तेज दर से इजाफा हुआ है। सर्वे में ये भी सामने आया कि कुछ साल पहले तक जो भारत रूस, फ्रांस, इटली और कनाडा से सालाना प्रकाशन के मामले में पीछे था, अब वो उनसे काफी आगे निकल चुका है और तेजी से जापान के करीब पहुंच रहा है। शिमागो पत्रिका के मुताबिक साइटेशन के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में 9वें पायदान पर है, जिसका औसत इंडेक्स 383 है। थॉमसन रॉयटर्स ने साल 2015 के लिए दुनिया के नामी गिरामी वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर की लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारत के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
यानी CSIR का नाम भी शामिल है। हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक CSIR करीब 200 भारतीय उत्पादों और 250 विदेशी उत्पादों का पेटेंट करता है, जिनमें करीब 9% को लाइसेंस मिल जाता है। आजादी के बाद से अब तक के छोटे अंतराल में भारत ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है, जिसके बाद खाद्यान्न का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा भारत ने परमाणु मिसाइल सुपर पावर के रूप में खुद को स्थापित किया है। इनमें अत्याधुनिक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन INS अरिहंत और परमाणु रिएक्टर भी शामिल हैं। शोध और विकास के क्षेत्र में आज भारत बायोटेक पार्क का केंद्र बन चुका है और सब्जियां, तेल, खाद, मोलासेस, ग्लास, ईंधन जैसी जरूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम है। इनमें से कुछ तो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों की जरूरतें पूरी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल 7 परमाणु संयंत्रों में 21 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनसे 30,292.91 गीगावाट बिजली पैदा हो रही है। इस तरह साफ और हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में कई अहम संस्थान हैं, जहां नए शोध और नई खोज को बढ़ावा देने की पूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साफ है कि हम औद्योगिक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश ऐसे तमाम क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।